हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं कॉमर्स देव। नाउ आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है प्रॉपर्टी बेचने पर कितना टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। यानी आप सबने प्रॉपर्टी का नाम सुना होगा, यानी कि लैंड, बिल्डिंग्स, इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज है जो कि जमीन से संबंधित है, अगर आप उसको बेचते हो तो सरकार आप पे कितना टैक्स लगाएगी, यानी आपको सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा। मेनली हम आज यहाँ ये सीखने वाले हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जब भी मैंने जो इसका पिछला वीडियो लिया था, ये पार्ट 2 है जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट को या कैपिटल गेन को कवर किया है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ताकि आपको पूरा समझ में आए, बीच में स्किप करके हुए मत देखिएगा। ना जब हमने इसका पिछला वीडियो देखा था तो उसमें हमने कवर किया था कि हम 4 तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन पर कैपिटल गेन हो सकता है। तो पहला जो इन्वेस्टमेंट था वो था शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। सेकेंड नंबर पे था बुलन एंड स्कल्पचर, यानी कि महंगी धातुएं जैसे कि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इस तरीके के। थर्ड नंबर पे था रियल एस्टेट, जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। हालांकि मैंने पहला ये वीडियो बनाया है और मैं अब सेकंड नंबर पे ये वीडियो बना रहा हूँ, बाद में इनको मैं लूंगा। और फोर्थ नंबर पे था मूवेबल पर्सनल एसेट, पर्सनल मूवेबल एसेट, यानी कि किस तरीके की आपकी कार हो गई, ठीक है, या टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, आप इनको भी बेचते हो, यानी कि आप खरीदते हो, इनको बेचते हो। लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली जो सेकेंड हैंड चीजें हैं वो कम दामों में ही बिकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कोई एंटिक चीजें होती है जिनको आप यूज ले रहे हो और अगर वो एंटिक बन जाती है तो कई बार वो उनके अच्छे दाम मिल जाते हैं, जैसे कि, तो ऐसे में आपके ऊपर क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो हम यहाँ देखने वाले हैं। अब जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो आज हम रियल एस्टेट कवर करने वाले हैं। और जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, यानी कि हमारे बीच में दिमाग में केवल एक ही सिचुएशन आती है, वो आती है कि लैंड, यानी कि जमीन को हम जब बेचते हैं तो हमें क्या टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है एग्रीकल्चर लैंड और सेकंड नंबर पे है अदर्स लैंड, यानी कोई और जो है जमीनें। ना एग्रीकल्चर लैंड की जब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड में क्या होता है, तो उसको हमने फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है रूरल एरिया एग्रीकल्चर लैंड और सेकेंड नंबर पे है अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड। लेकिन अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर एग्रीकल्चर लैंड किसे बोला जाता है। देखिए, एग्रीकल्चर लैंड की इन्होंने ज़्यादा कोई हार्डकोर डेफिनेशन नहीं दी है, इन्होंने बस इतना बोला है कि अगर आप उसे एग्रीकल्चर पर्पज में यूज लेते हो वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है। बट मैं मानता हूँ कि जो जब आप प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर करते हो तो वहाँ पे आपकी जो म्यूनसिपैलिटी होती है, जो आपकी लोकल एरिया जो होता है, लोकल एरिया की जो अथॉरिटी होती है, वो उसको डिफाइन करके रखती है कि ये एग्रीकल्चर लैंड है या ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। वो उसको पूरा ऐसे डिफाइन रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो पटवार या तहसीलदार के अंदर आती है और जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती है वो अदर अथॉरिटी के अंदर आती है, वो पंचायत के अंदर आती है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा बाइफरकेट किया हुआ रहता है, तो आपको अलग से करना नहीं पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि रूरल एरिया एग्रीकल्चर लैंड क्या है और अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड क्या है, तो इनको भी इन्होंने डिफाइन किया है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। अब अदर जो है उनमें इन्होंने वैसे फर्दर डिवाइडेशन नहीं किया है, लेकिन मैं अगर डिवाइड करूं तो ये 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है कमर्शियल और सेकेंड नंबर पे हम मान सकते हैं रेजिडेंशियल। यानी रेजिडेंशियल क्या है, जिसमें हम रह रहे हैं, हमने किराए पे दिया हुआ है। अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो हमारे क्या, लेकिन इन दोनों में जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो सिंपल रहता है, सेम रहता है, तो इसीलिए हम इसमें अलग हमने इसको बाइफरकेट नहीं किया है। उसके बाद जो रूरल एरिया एग्रीकल्चर लैंड है उसको जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उसको कैपिटल गेन एसेट ही नहीं मानती, यानी कि वो ये कहती है कि अगर आप रूरल एरिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करते हो तो हम अपनी आंखें ही बंद कर लेंगे, हम ये मानेंगे ही नहीं कि ये एग्रीकल्चर लैंड है और हम इस पर कोई टैक्स लेंगे ही नहीं, हम इसको कैपिटल एसेट ही नहीं मानेंगे। वहीं अगर हम बात करें अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड की, तो हम इस पर कैपिटल गेन जरूर कैलकुलेट करेंगे। हालांकि इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है जो हम आगे देखेंगे कि क्या होते हैं वो। और एनी लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें भी नॉर्मल है कि हम कैपिटल गेन मानेंगे, कैपिटल एसेट मानेंगे और कैपिटल गेन हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक और बात कही कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा अगर ये 24 महीने से ज़्यादा इसे अगर आप होल्ड करते हो। ये दोनों के लिए सेम है ना, ये दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो अगर आपने 24 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया, आपने परचेज किया 24 महीने के अंदर अंदर अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, तो हम इसे शॉर्ट टर्म मानेंगे और अदरवाइज इसे हम लॉन्ग टर्म मानेंगे। रेट का डिफरेंस रहता है और भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, तो वो हम देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं एरिया, जो है हमने जो रूरल एरिया डिफाइन किया था, तो वो रूरल एरिया या जो अर्बन एरिया है उसमें हम किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं कि कौन सा रूरल एरिया है और कौन सा अर्बन एरिया है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है वहाँ की पॉपुलेशन, यानी आप जिस एरिया में रह रहे हो हमें वहाँ की पॉपुलेशन देखनी होती है। अगर वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अगर एक्सीड कर जाती है 10,000 से, यानी 10,000 से कम है, तो वो एरिया ही केवल अर्बन एरिया है।
लेकिन अगर वो 10,000 से एक्सीड कर जाती है तो वो एरिया तो अर्बन एरिया है ही, उसके साथ साथ उसका आगे का 2 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया के काउंट होगा। यानी उस एरिया के बाहर अगर आपकी 2 किलोमीटर के अंदर कोई ज़मीन है तो भले ही वो एग्रीकल्चर लैंड होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो जो लैंड है वो हम अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे, हम उसे रूरल एरिया एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन एक्सीड कर जाती है, यानी कि 10,000 से लेकर के 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर, अगर 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसे 6 किलोमीटर ले लेंगे। यानी कि क्या होगा, 6 किलोमीटर तक जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वो अर्बन एरिया एग्रीकल्चर लैंड है। हालांकि 6 किलोमीटर से बियॉन्ड अगर चली जाती है यहाँ पे अगर कोई लैंड है तो हम उसे क्या मानेंगे, रूरल एरिया। ऑफकोर्स वो किसी और लिमिट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मान लीजिए ये और ये दोनों बराबर है और यहाँ पे ये टच हो रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई लैंड होगा तो वो फिर क्या है, इसकी लिमिट में आ जाएगी। हम और इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो और वहीं पे अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो 8 किलोमीटर का एरिया अर्बन एरिया होता है, उसके बाद का एरिया रूरल एरिया हो जाता है। तो आपने समझना होगा, मान लीजिए कि आप एक यहाँ पे आपका घर है और ये आपकी उसकी म्यूनसिपैलिटी लिमिट है, यानी कि यहाँ तक आपका गाँव फैला हुआ है, शहर फैला हुआ है। अब अगर आपका लैंड जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है, अब आपने अपनी पॉपुलेशन देखी तो पॉपुलेशन आपको देखनी है 2011 का सेंसस से। ठीक है, ये आपको हालांकि जो ये रूरल एरिया है या अर्बन एरिया, ये आपको नॉर्मली एग्रीमेंट के इंडेक्स नंबर 2 में मिल जाएगा। ठीक है, बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो 2011 का जो सेंसस है आपने उसको देखा, उसके अनुसार आपकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा आई। तो अब आपको देखना है कि मैं यहाँ से 2 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, ये नॉर्मली क्या होता है कि एग्जाम पर्पज़ के लिए आप देख सकते हो, बाकी प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए आपको जो है एग्रीमेंट जो होता है उसमें है, या जो आपकी जब आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वहाँ पर भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आपको इतनी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बता दिया है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी आपको जो भी पैसा मिला है आपको वो लेना है। आपने वो पैसा ले लिया, उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे ट्रांसफर एक्सपेंस आपने कैसे क्या हो सकते हैं, जैसे आपने ब्रोकरेज दी है, या हो सकता है कि आपने ब्रोकरेज नहीं दी हो लेकिन आपने एडवर्टाइज किया हो अपनी प्रॉपर्टी का कि मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो कोई भी अगर आपने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर एक्सपेंस किए तो आपको वो लेना है। सिंपल है, हमने जो पिछला वाला वीडियो था सेम उसी की तरह है। उसके बाद आपको लेना है नेट वैल्यू जो आपकी निकल जाएगी इसमें से अगर आप रिड्यूस करोगे। उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी आपकी खरीदने की क्या लागत रही थी वो आपको यहाँ लिखना है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी अगर आपने उसको इम्प्रूव किया है तो देखिए, ये मैं केवल एग्रीकल्चर लैंड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ऑल जमीन और जायदाद के बारे में बता रहा हूँ कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। यानी अगर आपने लैंड और बिल्डिंग, आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी आपने जिसमें रह रहे थे, आपने उसको बेचा, तो वहाँ पर भी आपको यही कैलकुलेट करना है कि कितने में खरीदा और फिर इसको कितने में बेचा। ठीक है, और वो सारे आपको निकालना है। उसके बाद जो है कैपिटल गेन आपका निकल जाएगा। सिंपल है, यानी आपने कितने में बेचा आपको वो लेना है। उसके बाद अगर आपने कोई भी ट्रांसफर एक्सपेंस किया है, आपने ब्रोकरेज पे की, आपने कोई भी है ना कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए पे किया है तो वो आ जाएगा, नेट वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, यानी कि आपने कितने में वो घर खरीदा था। मान लीजिए जब आपने वो घर खरीदा था तो केवल एक फ्लोर बना के रखा हुआ था, और जब आप उसे बेच रहे हो तो आपने एक और फ्लोर बना के उसे बेचा, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, उसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ले लिया जाएगा। इस तरीके से आपको लेना है और कैपिटल गेन निकाल लेना है। उसके बाद आता है रेट ऑफ टैक्स, सॉरी यहाँ रेट ऑफ टैक्स नहीं है, यहाँ स्पेशल पॉइंट है। और वो स्पेशल पॉइंट क्या है, वो स्पेशल पॉइंट इन्होंने डाला है क्योंकि कई लोग क्या है कि चीटिंग कर रहे थे सरकार के साथ, तो सरकार ने कहा कि अगर तुम हमारे साथ खेलोगे तो हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। तो सरकार ने ये कहा कि अगर आप जो भी एसेट बेच रहे हो अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है, जिसपे स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेट होती है। ठीक है, ये बहुत मिनिमम वैल्यू रहती है। ठीक है, सरकार बहुत कम टैक्स लेती है वैसे तो। ठीक है, तो वैसे में जो भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है अगर उससे ज़्यादा है आपका कंसिडरेशन, तो हम कुछ नहीं करेंगे, आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लीजिए, आपने जो भी पैसा रिसीव किया आप वो लीजिए एंड अपनी खुशी खुशी आप अपना टैक्स कैलकुलेट कीजिए। लेकिन अगर आपने अपना जो पैसा है वो स्टाम्प ड्यूटी से भी कम लिया है, यानी आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग क्या कर रहे हो, आप बहुत कम पैसा, मतलब आप क्या कर रहे हो कि ब्लैक मनी में ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आप हमें बहुत कम पैसा बता रहे हो। तो ऐसे में अगर आप ये चीज़ आती है तो सरकार बोलती है कि फिर भी हम आपको चलो एक और चांस देते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो सरकार ने एक और चांस दिया और बोला कि आप इसका 105% करिए, और अगर वो 105% भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम आ रहा है तो भाई पक्का पक्का तुम चोर हो। और अब तुम क्या करो कि जो तुमने पैसा लिया है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम जो हमारी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो ही ले लो एज ए तुम्हारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, यानी तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है तुम्हें वो ही लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 लाख है, स्टाम्प ड्यूटी अगर 1,10,000 है तो आपको क्या करना है, 1,10,000 ले लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 लाख है, 1,05,000 होता है अगर 105% भी करें उससे भी ज़्यादा है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 90,000 है तो हमें क्या लेना है, 1 लाख लेना है। यहाँ 105% कुछ क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि हम आपको ज़्यादा पैसा रिसीव हुआ हम ज़्यादा पे टैक्स लेंगे। वहीं अगर 1,02,000 है तो वो 105% के क्राइटेरिया में है, तो सरकार बोलती है कि ठीक है इतना हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो आप 1 लाख ही ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको पहले पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है कि नॉर्मली जब आप काफ़ी लंबे समय तक एसेट होल्ड करते हो तो आपको महंगाई का भी इफेक्ट पड़ता है, तो उस महंगाई को इन्होंने कवर अप करने के लिए इसका बेनिफिट दिया जाता है। ये क्या होता है, CIA फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और जिस साल आपने परचेज किया उसका नीचे लिखेंगे तो ये हमेशा कम रहता है तभी आपको बेनिफिट होता है, और ये ज़्यादा रहता है तो जैसे कि आप कहोगे कि ये 100 है और ये 200 है, मल्टीप्लाई करोगे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, तो एक तरीके से आपने जो कॉस्ट है वो डबल कर ली। अगर आपकी कॉस्ट डबल हो गई तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो यहाँ बेनिफिट किस तरीके से मिलता है। तो ये CII दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो। हालांकि इंटरनेट पे ये आपको आसानी से अवेलेबल होगा। तो 2001-2 से ही इन्होंने बेस ईयर माना है, उससे पहले अगर कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो भी आपको 2001-2 का ही ये 100 ही लेना होगा। और अभी जो करंट है वो है 289 ये है। तो ठीक है, मैंने यहाँ 90-20 का लिया है क्योंकि मेजरली अभी आप जो टैक्स कैलकुलेट करोगे वो पिछले साल का टैक्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, अदरवाइज आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल ये रहेगा। उसके अलावा जो यहाँ पे कुछ एग्जम्पशंस भी मिलती है तो वो एग्जम्पशंस भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहली एग्जम्पशन केवल उन लोगों के लिए है जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, यानी कि आपने क्या किया, आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी वो जो प्रॉपर्टी तो रेजिडेंट पर्पज के लिए थी यानी कि निवास पर्पज के लिए थी, आपने अगर उसको बेचा है तो यहाँ पे अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये आप खरीद करके रख सकते हो। आपने एक बेची दूसरी खरीद ली तो जो उस पर जो बेचा है, मान लीजिए आपने 25 लाख में एक बेची और सेकंड भी 25 लाख में ही आपने खरीद ली, तो यहाँ पे इस पर जो टैक्स कैलकुलेट होगा तो वो जो टैक्स कैलकुलेशन है वो जो टैक्स है वो आपने जो नई खरीदी है उसके अनुसार एग्जम्प्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है 54B। यहाँ पे आपको बॉन्ड खरीदने होते हैं NHAI और RECL, ये आपको 6 महीने के अंदर खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप 6 महीने के अंदर बॉन्ड वगैरह खरीदते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, हालांकि मैं जो जितनी भी एग्जम्पशंस है कैपिटल गेन की उनका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं इसे यहाँ पे फटाफट से कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज यानी कि इनमें भी अगर आप 6 महीने के अंदर आप करते हो तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। चलिए, यहाँ तक का अपना कैपिटल गेन का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि किस तरीके से आपको वीडियो लगा। साथ ही अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे अलाउ करते हैं, ठीक है। आप हमें कोई भी सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।